सो आज का टॉपिक है रोल ऑफ एएनएम ऑब्लिक फीमेल हेल्थ वर्कर एज ए काउंसलर। सो आप लोग को पता है कि एएनएम को फीमेल हेल्थ वर्कर्स भी बोलते हैं। सो एज ए काउंसलर एएनएम का क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। सो हमें फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट। सो हम लोग एज ए केयर गिवर, हम लोग नर्स बोलने से हमेशा हम लोग का माइंड में ये आता है कि केयर गिवर, हम लोग केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, हम लोग एक्टिवली ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। डॉक्टर्स लोग क्या होते हैं, इतना इन्वॉल्व नहीं होता है पेशेंट केयर में, लेकिन एज ए नर्स हम लोग पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेशेंट है या फिर क्लाइंट है उन लोग को प्रॉपरली ट्रीटमेंट जितना ज़रूरी है उतना ट्रीटमेंट देना हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यहाँ में एज ए काउंसलर क्या वर्क है, सो एडवाइज द क्लाइंट या फिर पेशेंट एंड फैमिली अबाउट द प्रॉपर एंड एडिक्वेट ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़। सपोज कुछ भी डिजीज़ हुआ है तो उसके बारे में एडिक्वेट ट्रीटमेंट क्या है उसको इन्फॉर्म करने के लिए, या फिर एज ए कम्युनिटी में जब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं होता है तो उन लोग को एडवाइस करना है कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेने के लिए। देन नेक्स्ट वन इज वेरियस अल्टरनेटिव। सो यहाँ में डिस्कस वेरियस अल्टरनेटिव और ऑफ टेस्टिंग और ट्रीटमेंट। सो यहाँ में उन लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है कि क्या क्या अल्टरनेटिव है। वो सपोज कुछ डिजीज़ पार्टिकुलर डिजीज़ हुआ है तो उसका अगेंस्ट में ट्रीटमेंट का क्या क्या अल्टरनेटिव एंड टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट। सो क्या क्या डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर है और उसके बाद क्या क्या ट्रीटमेंट है। सपोज कहाँ में ट्रीटमेंट अच्छा है, क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो कैंसर के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव है, जैसे कि केमोथेरापी है, रेडिएशन थेरापी है, या फिर ऑपरेशन जो सर्जरी होते हैं। तो ये सब तीनों थेरापी अवेलेबल है। तो उन लोग को एडवाइस करना कि कौन सा बेस्ट वे है मीन्स ट्रीटमेंट करने के लिए। और प्लस टेस्टिंग, सपोज जो भी है डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर कहाँ में अच्छा होता है क्या होता है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है या फिर उन लोग को एडवाइस करना है। देन एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एवरी अल्टरनेटिव। सो अगर किसी को अगर कुछ भी ट्रीटमेंट लेना है या फिर देना है तो उसका एवरीथिंग छोटा छोटा डिटेल्स आप लोग को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि केमोथेरापी में क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस है कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, केमोथेरापी लेने से जैसे कि हम लोग का जो हेयर है वो लॉस होने लगता है, उसके बाद वेट लॉस होता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, स्किन प्रॉब्लम आता है। सो देन वो हो गया डिसएडवांटेज। देन जो भी अल्टरनेटिव आप लोग बोलोगे उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोलना पड़ेगा। जैसे कि सर्जरी का भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, तो एवरीथिंग पेशेंट को क्लियरली बोलना पड़ेगा। देन डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। सो जब पेशेंट कुछ भी डिसीजन लेते हैं वो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए काउंसलर का ज़रूरी है। तो ये हमें डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में जो भी पेशेंट डिसीजन लेगा उसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बोल के पेशेंट को क्लैरिफिकेशन देना है। जैसे कि ये अगर आप ये डिसीजन लेगा तो ये एडवांटेज है एंड ये डिसएडवांटेज है। सो ये हमें असिस्ट द पेशेंट इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट अल्टरनेटिव। सो ये सब जैसे कि क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या निगेटिव पॉइंट है वो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। देन फैसिलिटीज डिस्कशन विथ अदर फैमिलीज मेम्बर्स। सो क्या होता है, सिर्फ पेशेंट के साथ डिस्कस करने के से नहीं होता है। सपोज पेशेंट चाइल्ड है मीन्स बिलो 12 ईयर्स का है, बिलो 18 ईयर्स का है, तो ऐसा केस में क्या होता है पेशेंट खुद डिसीजन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए फैमिली मेम्बर का ज़रूरी होता है। तो ऐसा केस में क्या होता है फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट वन इज हेल्प क्लाइंट टू टेक हिज ओन डिसीजन, डोंट ट्रस्ट योर ओन डिसीजन। सो यहाँ में क्या है ना, जस्ट हम लोग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेशेंट के सामने रखना है, प्लस पॉजिटिव पॉइंट है निगेटिव पॉइंट। जो डिसीजन मेकिंग जो लास्टली डिसीजन होगा वो पेशेंट के ऊपर पेशेंट के ऊपर छोड़ देना है, वो क्या डिसीजन लेगा वो हम लोग का डिसीजन उन लोग के ऊपर नहीं थोप सकते कि ये अच्छा है आप यही करो बोल के हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग जस्ट वे दिखाता है, पाथ दिखाता है कि ये रास्ता से जाने से ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, अगर ये रास्ता से जाओगे तो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा जस्ट हम लोग पाथ को शो करते हैं। जो फाइनल डिसीजन लेते हैं वो पेशेंट के ऊपर छोड़ देना है, हम लोग खुद उन लोग के लिए डिसीजन नहीं ले सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज केयर रिक्वायर्ड बाय फैमिली मेम्बर्स।
सो यहाँ में फर्स्ट यहाँ में क्या है, एडुकेट अदर फैमिली मेम्बर्स अबाउट द केयर ऑफ द पेशेंट। सो यहाँ में क्या होता है, जब हॉस्पिटल स्टे होगा तब पेशेंट को एज ए हम लोग नर्स केयर प्रोवाइड करता है, लेकिन क्या होता है जब सपोज घर में कैसे केयर लेना है, ये सब सिखाने के लिए पेशेंट का केयर में फैमिली मेम्बर को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है। उन लोग को भी सिखाना है पेशेंट का कंडीशन क्या है, पेशेंट को एज ए पेशेंट एक्सेप्ट करने के लिए उन लोग को भी एज ए नर्स हम लोग काउंसलिंग सर्विस देना ज़रूरी है। देन इमोशनल सपोर्ट। सो क्या होता है, जब कुछ भी मेजर डिजीज़ होता है या फिर जैसा डिजीज़ में काउंसलिंग के थ्रू क्या होता है, उन लोगों को इमोशनल सपोर्ट देना ज़रूरी है। जैसे कि सपोज सर्जरी के लिए अगर मोटिवेट करना है, तो सर्जरी क्या होता है, एक प्रोसीजर है, तो उसके बाद लोगों का मन में ये डर होता है कि पेन होगा या फिर एनेस्थीसिया देने के बाद फिर से क्या होगा कुछ भी पता नहीं है, तो उसको आप लोग को एक पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करना है और एक इमोशनल सपोर्ट नहीं। ये सब सर्जरी तो करते ही है, नॉर्मल है, इतना लोगों का सर्जरी किया तो आप लोग का भी ठीक ही होगा, ऐसा करके इमोशनल सपोर्ट देना है। देन मेंटेन प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो अगर पेशेंट कुछ भी आपको सपोज जब हम लोग पेशेंट के साथ बात करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन लोग का कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हम लोग को प्रोवाइड करता है, तो हम लोग के ऊपर एक ट्रस्ट होता है, एक बिलीफ होता है, तो वो बिलीफ को नहीं तोड़ना है। अगर एक बार आपने वो बिलीफ को तोड़ दिया तो नेक्स्ट टाइम वो पेशेंट कभी भी ओपन अप नहीं होगा, उसका जो सीक्रेट्स है या फिर जो भी कॉन्फिडेंशियल थिंग है वो सब कभी भी दूसरे के सामने नहीं बोलेगा। लेकिन एक डिजीज़ को जब ट्रीटमेंट किया जाता है, तब उनका ईच एंड एवरी डिटेल्स हम लोग को जानना ज़रूरी है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना है। देन एडॉप्शन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो क्या करना है हमें, जो भी है एडुकेट द क्लाइंट एज वेल एज द फैमिली मेम्बर टू एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। सो अगर कुछ अनहेल्दी हैबिट्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो पेशेंट या फिर फैमिली मेम्बर से, पेशेंट को बोलने से नहीं होगा, फैमिली मेम्बर को भी एडुकेट करना है कि वो अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ के हेल्दी हैबिट्स को अपना ले। देन लास्ट वन इज रेगुलर फॉलोअप। रेगुलर फॉलोअप मीन चेकअप। सो हमें प्रोवाइड रेगुलर फॉलोअप एंड सपोर्ट टू द क्लाइंट एंड द फैमिली। सो यहाँ में क्या है, फॉलोअप सर्विसेज प्रोवाइड करना है फैमिली एज वेल एज द पेशेंट एज वेल एज द फैमिली को, ताकि उन लोगों का क्या इम्प्रूव हो रहा है या फिर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है या फिर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो वो कंडीशन जानने के लिए फॉलोअप सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये वीडियो के साथ साथ ये जो चैप्टर है काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये फिनिश हुआ है। पॉइंट इज रोल ऑफ काउंसलर। सो एज अ काउंसलर क्या क्या उन लोग का रोल है या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट वन इज एक्टिव लिसनिंग, देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन, नंबर 3 इज डिसीजन मेकिंग सपोर्ट, नंबर 4 इज इमोशनल सपोर्ट, देन नंबर 5 इज रेफरल, लास्ट वन इज फॉलो अप केयर। सो क्या होता है, फर्स्ट वन इज रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर होने के लिए फर्स्ट क्या होना पड़ता है, एक्टिव लिसनिंग। सो जो भी काउंसलर है तो वो उन लोग का ये क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को वो लोग केयरफुली एंड अच्छे से सुने। सो अटेंड क्लोजली टू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस कन्वेड बाय द क्लाइंट। सो सपोज वर्बल अगर पेशेंट कुछ भी बोल रहा है वर्बल फॉर्म में हो या फिर नॉन वर्बल फॉर्म में हो, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज, वो सब क्या है नॉन वर्बल थिंग्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी हम लोग कुछ भी मैसेजेस मीन्स मैसेजेस दे सकते हैं। तो एज ए काउंसलर पेशेंट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं वर्बल फॉर्म में या फिर नॉन वर्बल फॉर्म में हो, तो वो सब उन लोग अच्छे से समझना या फिर सुनना बहुत ज़रूरी है। क्लैरिफाई मैसेज विद द फॉलो अप क्वेश्चंस। सो जो भी वो लोग मैसेज दे रहे हैं पेशेंट, जो एज ए काउंसलर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका क्लियरिफिकेशन ले थ्रू क्वेश्चन। कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो क्वेश्चन के थ्रू वो सब क्लियर कर ले। देन रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सो एज ए काउंसलर फर्स्ट उनका नेक्स्ट रोल क्या है, रिस्क को आइडेंटिफाइड करना। सो प्रोवाइड फॉर प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ड्यूरिंग असेसमेंट एंड कॉन्फ्रेंसेस। सो यहाँ में क्या कहते हैं, काउंसलर का रोल है कि जो भी सपोज क्लाइंट जब काउंसलिंग थेरेपी प्रोवाइड करता है, यूजुअली एट ए टाइम एक काउंसलर के साथ एक क्लाइंट होते हैं। तो यहाँ में क्या होता है, जो काउंसलर का रोल्स है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन जो भी है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे। देन रिव्यू रिलेवेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर। उसके बाद नेक्स्ट जो भी डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर है वो अच्छे से वो रिव्यू करे, देखे। देन डिसीजन मेकिंग एंड सपोर्ट। सो क्या करना है, ये पॉइंट में क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्टरनेटिव। सो पेशेंट काउंसलिंग सर्विस कब लेते हैं, जब कोई कंफ्यूज होता है अच्छा या ख़राब में, जब वो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते या फिर माल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए
काउंसलिंग थेरापी लेते हैं। सो यहाँ में डिसीजन मेकिंग सपोर्ट एज ए काउंसिलर क्या करते हैं, काउंसिलिंग को या फिर क्लाइंट को हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो यहाँ में प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्टरनेटिव। सपोज कोई भी मालएडेप्टिव बिहेवियर कुछ कर रहा है या फिर जो हैबिट्स है जो हम लोग के लिए हार्मफुल, ऐसा हैबिट को चेंज करने के लिए क्या करते हैं, जो काउंसिलर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट अल्टरनेटिव्स, उससे अलग क्या कर सकते हैं। देन असिस्ट पेशेंट इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्शन। सो पेशेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो भी अल्टरनेटिव वो लोग दे रहे हैं उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। देन फैसिलिटेट डिस्कशन विथ अदर फैमिली मेम्बर्स। सो अदर फैमिली मेम्बर के साथ भी डिस्कशन करते हैं अबाउट द अल्टरनेटिव। देन इमोशनल सपोर्ट। सो एज ए काउंसिलर क्या करते हैं, रीएश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। देन पेशेंट को एज ए ह्यूमन बीइंग वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। देन जो काउंसिलर होता है वो लोग नॉन जजमेंटल होता है, जैसे कि पेशेंट जैसे हैं ऐसे ही उन लोग को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ भी जज नहीं करते हैं। देन रेफरल्स। सो एज ए काउंसिलर उनका रोल है कि वो रेफरल सर्विसेज अरेंज करे इफ़ रिक्वायर्ड। अगर कुछ भी रिक्वायर्ड हो, ज़रूरी हो तो रेफरल सर्विसेज अरेंज करना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन कॉन्टेक्ट विद द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। सो जो भी जो रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके साथ कॉन्टेक्ट रखना भी जरूरी है। देन रिकॉर्ड डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्रेंस एंड इंक्लूड रिलेवेंट पेशेंट क्वाटोस। सो यहाँ में पेशेंट का डिटेल्स ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या करते हैं, वो लोग डिटेल्स जो पेशेंट का डिटेल्स है वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं, क्यों रेफ़र किया है, पेशेंट का भी कंडीशन क्या है, एवरीथिंग, और पेशेंट का जो असेसमेंट का जो डिटेल्स है वो सब वो लोग रिकॉर्ड रखते हैं। देन प्रिपेयर फॉर रेफरल फॉर्म्स। सो जो भी काउंसिलर रेफ़र करते हैं वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रेफरल फॉर्म फिलअप करे, ताकि जो नेक्स्ट साइड सपोज जहाँ में रेफ़र कर रहे हैं उन लोग वो फॉर्म देख के पेशेंट का कंडीशन के बारे में अच्छे से जान सके। देन लास्ट पॉइंट इज़ फॉलोअप केयर। सो यहाँ में फॉलोअप केयर मीन्स जो थेरापी ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं उसको फॉलोअप करते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी मेडिकल कंडीशन है, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, डॉक्टर्स मेडिसिन देता है या हम लोग को उसके बाद 15 डेज़ या फिर 20 डेज़ के बाद में बुलाते हैं तो हम लोग का भी हेल्थ स्टेटस कैसा है, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमें भी काउंसलिंग सर्विसेज में भी ऐसे ही है कि पेशेंट को जब काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके बाद पेशेंट को फॉलोअप के लिए या फिर रीचेकअप के लिए बुलाते हैं, ताकि पेशेंट पहले से इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है। एंड सपोर्ट टू द उसके बाद सपोर्ट करते हैं पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर। देन अदर फैमिली मेम्बर्स में ऑल्सो नीड काउंसलिंग। सो फॉलोअप केयर में ये भी देखते हैं कि अदर फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग सर्विस ज़रूरी है कि नहीं है। अगर ज़रूरी है तो अदर फैमिली मेम्बर्स को भी काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं।